नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें पंचायतों को अधिक शक्तियां और अधिकार दिए गए। सरकार लगातार पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। दशकों में तेजी से हुए शहरीकरण के बावजूद अधिकांश आबादी अभी भी गांव में रहती है। शहरों में रहने वाले लोग भी किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े हुए हैं। गांव के विकास से देश की समग्र प्रगति हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि गांव के विकास के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है।
राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण के माध्यम से इस अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। देवियों और स्वजनों, आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए खास तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। आज स्थायी हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पंचायतों को पुरस्कृत होते देखकर मैं संतुष्टि होती हूँ। जमीनी स्तर पर भी इस समस्या का समाधान के प्रयास हो रहा है। पंचायत केवल सरकार की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माण और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। एक पंचायत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव को तेजी से विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 17 से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव की विषय वस्तु पर आधारित कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है, ये भाग ले रहे हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव 2 के हिस्से के रूप में 17 से 21 अप्रैल के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 की विभिन्न श्रेणियों में पंचायतों को सम्मानित किया गया। इसमें व्यक्तिगत LSDG विषयों के तहत अच्छे प्रदर्शन के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। सभी 9 LSDG विषयों और विशेष श्रेणियों से संबंधित हरित पहल के तहत समेकित कार्य प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार के तहत पुरस्कार विजेता पंचायतों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में पंचायतों को गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल और महिला मित्रवत, पर्याप्त जल, स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिया गया। साथ ही आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत, सुरक्षित और सुशासित बनाने के बारे में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पंचायतों को पुरस्कार राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की गई। पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका का केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री
गिरिराज सिंह ने विमोचन किया। इस मौके पर ग्राम सभा निर्णय ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप के माध्यम से पंचायतों की लोकतंत्र में भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देने में भागीदारी सुनिश्चित होगी। पंचायतों के प्रोत्साहन पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में पूरे देश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों के पंचायती राज मंत्री संबंधित मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ पंचायतों के पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर अब तक की उपलब्धियों और आगे की राह के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। अगले 5 दिनों में विषयगत सम्मेलनों की एक श्रृंखला में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों यानी जो SDG गोल्स हैं उन्हें हासिल करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के विचारों, तैयारियों, तकनीकी उपायों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अत्याधुनिक विजन के समावेश का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पंचायतों को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण जनता तक पहुंचना और उन्हें आज़ादी का अमृत महोत्सव के महत्व और उद्देश्यों के बारे में संवेदनशील बनाना संभव हुआ है। इससे ग्रामीण भारत के सपनों और आकांक्षाओं को गति मिली है। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। देश ने मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक लंबा सफर तय किया। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। इसलिए आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन को सुचारू रूप से चलाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कुछ प्रस्ताव किए। मकसद था कि शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा रखी। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। संविधान के अनुच्छेद 40 में कही गई बातों को लागू करने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही भारतीय संसद से पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, लेकिन इसे लागू करने के पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई, लेकिन आम जनता इससे सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाई। इसी समस्या को हल करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जोड़ा जाए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। विकास और नियोजन से जुड़े सभी काम इन संस्थाओं को दिया जाए। विकास के काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध भी कराए जाएं। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, लेकिन धन की कमी और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद के चलते इस प्रयास को भी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली।
बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों की असफलता के बाद पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया जाए। इसमें सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत हो, जिसमें 10 से 12 गांव शामिल हों, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। हालांकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को देश की राजनीतिक हालात के कारण लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने जिला परिषदों को मजबूत बनाने की सिफारिश की। इसके बाद 1986 में पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने के लिए LM सिंधवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने ग्राम सभा को मजबूत करने और पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया। समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की भी सिफारिश की। इन सब दौर से गुजरते हुए 73वें और 74वें संशोधन का रास्ता साफ हुआ और देश भर में पंचायती संस्थाओं और शहरी निकायों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है। इसको संविधान में भाग 9 से जोड़ा गया। साथ ही अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को संविधान में जगह दी गई। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही पंचायतों के वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन, पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा टैक्स, ड्यूटीज, टोल शुल्क लगाने और वसूलने के लिए पंचायतों को अधिकार दिया गया। 73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। और इसी के साथ इस खास पेशकश पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।